नमस्कार साथियों, नेवरी सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में अपन आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 के प्रथम पेपर में अंग्रेजी विषय के आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आज सोल्व करेंगे। टोटल 5 पेपर लगे थे 2022 में। प्रत्येक पेपर में 5-5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो 5 क्वेश्चंस 5 पेपर में पूछे गए। इसका मतलब टोटल क्वेश्चंस हो गए 25 क्वेश्चंस की एक पीवाईक्यू सीरीज में आज लेके आया हूं। इसके बाद अपन 2011 से लेके और 2025 तक जितने भी पेपर लगे हैं उनके एक एक अलग अलग वीडियो लेक्चर बना के टोटल पीवाईक्यूज यहां पर आपको करवाए जाएंगे। तो आप देखना मेरी अप्रोच क्या रहेगी। मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही नहीं बता के बाकी के ऑप्शन इनमें क्यों नहीं आए वो एलिमिनेट करना भी सिखाऊंगा, जिससे क्या होगा कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज है तो आप इजीली थोड़ा बहुत और प्रयास करके उनको आराम से निकाल लोगे। 5 में से 4 क्वेश्चन तक आप इजीली निकाल लोगे। एक क्वेश्चन लगभग वो केब का आता है, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो केब की 2-4 क्लासें अपन अलग से लगा लेंगे। तो उनमें भी जितने आज तक आए हुए पीवाईक्यू है, चाहे किसी भी एग्जाम में आए होंगे, वो अपन करेंगे। और इनके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट वोकेब वाले क्वेश्चन है, जैसे सफिक्स प्रेफिक्स है, एंटोनिम सिनोनिम्स है, इस प्रकार की जो टॉपिक दिए हैं सिलेबस में, उनको अपन थोड़ा स्पेशली अलग तरीके से करेंगे। थोड़े ट्रिक भी बिठाएंगे दिमाग में ताकि वो आपके याद हो जाए। तो डायरेक्ट आज अपन 2022 वाले पीवाईक्यू लेते हैं। सभी के सभी 2022 में आए हुए हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, और एक जो 5वां पेपर है वो आरपीएससी द्वारा संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर लिया गया था, उनके 5 क्वेश्चन लास्ट में आएंगे। तो अपन बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया हुआ? आइडेंटिफाई द करेक्ट डिटर्मिनर। करेक्ट डिटर्मिनर को आइडेंटिफाई करना अपने को दे रखा है यहाँ पर सीधा है खाली स्थान। ए मैन, देखो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब ये बातें तो मैंने आपको बताई दी है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको? करेक्ट डिटर्मिनर आपको आइडेंटिफाई करना है। ए मैन वुड नॉट मिस सच ए चांस। अब देखो आपको मान लो कुछ भी नहीं आता, इसमें कुछ भी नहीं आता, आप डायरेक्ट ये पकड़ो ए। एक कैसा होता है? सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर यानी एक वचन। सिंगुलर माने एक वचन। अब देखो इसके बाद नाउन भी कैसी दे रखी है? मैन ये भी कैसा है? सिंगुलर है। देखो MAN ये हो गया सिंगुलर, और एक होता है MEN, मैन मानी भी बहुत सारे आदमी, ये कैसा हो गया? प्लूरल। अब यहाँ पर कौन सा मैन है? सिंगुलर वाला है, और आर्टिकल भी सिंगल है। तो आप इसमें से प्लूरल वाले को तो उड़ा दो। देखो दोज ये प्लूरल में आता है। फ्यू एक बार के लिए देखो आपको पता भी नहीं है, इसका तो पता चल जाएगा कि ये प्लूरल का है। अब इसमें आपने ऐसी सीरीज पढ़ रखी है डिटर्मिनर में। एक तो होता है ए फ्यू, एक होता है द फ्यू, एक आपने सिंपल फ्यू पढ़ रखा है। तो देखो इस प्रकार की सीरीज तो आपने पढ़ रखी है कि ए फ्यू होता है, बट आपने ऐसा कुछ नहीं पढ़ रखा है कि फ्यू ए, ये ऐसा भी कुछ होता है। तो अपन अगर यहाँ फ्यू भर देंगे तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाएगी, और ये क्या होगी? रॉन्ग होएगी। स्ट्रक्चर कैसी बनती है? ए फ्यू वाली बनती है। तो फ्यू तो इसने बाद में दे रखा है, इसलिए ये भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। सम के साथ भी ए नहीं आएगा। अब क्या बच गया? मैनी बच गया। बट मैनी की भी प्रॉब्लम क्या है? मैनी भी प्लूरल के साथ आता है। तो मैनी का खेल आप एक साथ ही देख लो। जैसे मैं आपको नई स्लाइड ले लेता हूँ। 2 प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है मैनी के साथ। एक तो आता है मैनी प्लस प्लूरल नाउन। कैसे नाउन? प्लूरल नाउन। और इसके बाद यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? वो भी कैसी आएगी? प्लूरल के रूप में काम में ली जाएगी। एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनती है मैनी की, ऐसे बनता है मैनी ए। मैनी ए। अब मैनी ए आ गया तो यहाँ इसके बाद नाउन कैसी आएगी? इसके बाद नाउन कैसी आएगी भाई? नाउन सिंगुलर ही आएगी। कैसी आएगी? सिंगुलर नाउन आएगी। और जब सिंगुलर नाउन आ गई तो फिर आगे आने वाली वर्ब भी कैसी आएगी? ये भी कैसी आएगी? ये भी सिंगुलर आएगी। ये भी कैसी आएगी?
सिंगुलर आएगी। अब ये तो हुई बात एग्रीमेंट की। अगर टेंस का क्वेश्चन आ जाए और आपसे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बनवा ली जाए, तो मैनी के बाद अगर नाउन प्लूरल है तो आप वर्ब भी कैसी काम में लोगे, प्लूरल के रूप में काम में लोगे। और अगर मैनी ए वाली स्ट्रक्चर आ जाए तो नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, और वर्ब भी फिर कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। बट अपने फिलहाल डिटर्मिनर का टॉपिक चल रहा है, तो आप देखो एक स्ट्रक्चर मैनी प्लस प्लूरल नाउन वाली बन रही है, तो ये तो वहां पर है ही नहीं। एक स्ट्रक्चर बन रही है मैनी प्लस मैनी ए प्लस सिंगुलर नाउन, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन रही है। अब देखो आप क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन पर आओ भाई, आप कैसी स्ट्रक्चर बन रही है, मैनी ए बन रही है ना ये मैनी। देखो एक बार के लिए अपन भरते हैं, मैनी ए आया, मैनी ए प्लस सिंगुलर आ गया ना, सिंगुलर वर्ड आ गया, सिंगुलर नाउन आ गई। तो डिटर्मिनर के लिए मैंने बता दिया। एग्रीमेंट का क्वेश्चन आएगा तो अपन वर्ब कैसी भरेंगे, फिर सिंगुलर ही भरेंगे। कैसी भरेंगे, सिंगुलर। बट यहाँ पर मैनी के बाद अगर इस प्रकार की स्ट्रक्चर आती मैन वाली, तो अपन एग्रीमेंट करते टाइम प्लूरल की वर्ब भर लेते। बट यहाँ एग्रीमेंट का क्वेश्चन है ही नहीं, फिर भी मैंने आपको एडवांस में वो चीजें बता दी है। नेक्स्ट अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये भी आरपीएससी में आया हुआ है, सभी क्वेश्चन आरपीएससी में आए हैं अब। तो देखो आप सीधा अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। क्या पूछ रहा है वो, इनडायरेक्ट फॉर्म पूछ रहा है, करेक्ट। तो करेक्ट ही पूछते हैं हमेशा। देखो सी सेड, ये डायरेक्ट में दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है, ये है डायरेक्ट में। सी सेड आई वुड लाइक टू सी इट, आई वुड लाइक टू सी इट। अब अपने को क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सी सेड, अब देखो आप पहले पहले क्या आइडेंटिफाई करोगे, आप सेंटेंस अफर्मेटिव है या इंट्रोगेटिव है या इंपेरेटिव है, इस प्रकार आप सबसे पहले किसको ट्रेस करोगे, सेंटेंस को। तो सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है। कैसा है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और लास्ट में फुल स्टॉप आता है। तो देखो कैसा हो गया, अफर्मेटिव हो गया ना, यहाँ से पता चल रहा है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सेड टू आता तब तो अपन चेंज करते, पर सेड टू आया ही नहीं, इसलिए चेंज होएगा ही नहीं। देखो सी सेड, सी सेड, सी सेड, सी सेड, चारों सही है। अब कनेक्टिव वर्ड अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कनेक्टिव वर्ड क्या लगेगा, दैट लगेगा। आगे चलो जी, दैट इसमें भी है, दैट यहाँ भी है, यहाँ पर दैट नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया, 3 नंबर उठ गया, 3 नंबर एलिमिनेट हो गया ना, एलिमिनेट हो गया 3 नंबर। अब आ जाओ जी आगे। देखो अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है तब तो आप बिना एलिमिनेट किए डायरेक्ट ही कर दोगे, बट जो स्टूडेंट्स अदर सब्जेक्ट के हैं उनको मैं एलिमिनेट करना, ऑप्शन को उड़ाना सिखा रहा हूँ, ताकि वो भी इंग्लिश की तरफ अपना रुझान करे और रुचि जागृत हो, और 5 में से लगभग 4 क्वेश्चन तो निकाल ही लें अगर वो के बड़ा भी हार्ड पड़ रहा था। ये एलिमिनेट हो गया। अब देखो आगे एलिमिनेट करते हैं अपन। अब क्या लिखा हुआ, सी सेड आई वुड लाइक टू सी इट। अब चलो जी आगे चलो आप। अब आ गया क्या आया, सब्जेक्ट आया आई। अब इधर चलो, एक सब्जेक्ट है आई, ये क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। मैं पहले थोड़ा सा एडवांस में बता देता हूँ आपको, एडवांस में मैं बता देता हूँ। हाँ जी, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, यहाँ पर सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट या दे, ये हो गए, या कोई नेम भी आ सकता है। अगर फर्स्ट पर्सन और अपन चेंज करेंगे, किस में, अपन इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, किस में, इनडायरेक्ट में। और ये चीज़ें कहाँ पर है, ये चीज़ें हैं डायरेक्ट में, ये चीज़ें कहाँ पर है भाई, डायरेक्ट में। डायरेक्ट से अपन किधर चलेंगे, इनडायरेक्ट में चलेंगे। तो फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होएगा, फर्स्ट पर्सन आरवी की जो रिपोर्टिंग वर्ब की क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होएगा। अगर सेकंड पर्सन है तो आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होएगा, और अगर थर्ड पर्सन है तो वो क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा। क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा।
मैं अभी देखो अपन शुरू में एक दो क्वेश्चन ले रहे हैं तो सिंपल रूल बता रहा हूं, बाद में ये रूल वापस रिपीट होंगे तो अपन लिखेंगे नहीं। अब आ जाओ आप क्वेश्चन पर। अब यहां सब्जेक्ट क्या दिया हुआ, आई, तो आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट दे रखा है सी, तो सी के अकॉर्डिंग सी क्या आ जाएगा, सीधा सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म आ गई। सी यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब देखो आगे आप, अब क्या दे रखा है, अपने को क्या चेंज करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आना है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते समय टेंस चेंज करते हैं अपन। यहाँ पर कनेक्टर भी लगा दिया, कनेक्टर के बाद अपन ने सब्जेक्ट भी चेंज कर दिया, और इसके बाद क्या हुआ करता है, टेंस चेंज होता है। तो टेंस देखो वुड लाइक, ये सीधा ही पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है, और जब पास्ट फॉर्म में चीज़ दी हुई होती है तो वो उसी में रहती है, चेंज नहीं होती है। तो वुड लाइक सीधा ही क्या रहेगा, वुड लाइक ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर हैड लाइक्ड, ये तो स्ट्रक्चर ही नहीं बन रही है। वुड लाइक, हैड बीन लाइकिंग, यहाँ भी ये भी नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि सीधा ही पास्ट में दिया हुआ है ना। तो फिर क्या बचेगा, ये सी लाइक्ड, ये भी नहीं बन रहा, यही बच रहा है। देखो सी वुड लाइक टू सी इट, क्यों नहीं बदला ये, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में ऑलरेडी है। विल का वुड बनता है ना, इसलिए चेंज नहीं हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट तीसरा लेते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू ए पैसिव वन। किस में बदलना है अपने को, पैसिव में बदलना है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू ए पैसिव वन, एक्टिव में दिया हुआ है और अपने को किस में बदलना है, पैसिव में। अब देखो पैसिव होता क्या, मैं आपको बता देता हूं। जहां भी पैसिव बनाना अपने को, एक्टिव से पैसिव, तो आप एक चीज दिमाग में रखो, पैसिव क्या होता है। पैसिव बराबर मैं बता देता हूं आपको, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। आप तो एक ही चीज दिमाग में रखो, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस यही क्या होती है, यही पैसिव होती है। बस पैसिव वॉइस क्या होती है, बी प्लस थर्ड फॉर्म जहां पर है। अगर ये फॉर्मूला भी आपके याद हो गया तो आपको अगर मैं 100 क्वेश्चन दूं एक्टिव पैसिव के, तो आप लगभग 35-40 तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके और ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही कर लोगे। देखना अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे एलिमिनेट करोगे। अब आपको थर्ड फॉर्म तो आती है, बट बी क्या होता है, पहले इस पर जाते हैं अपन। बी देखो क्या होता है, बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है इज, एम और आर। अगर ये मिल जाए तो बी है। फिर इसकी पास्ट फॉर्म होती है वॉज और वर, WERE। फिर इसका जो पास्ट पार्टिसिपल होता वो था बीन, और एक होता बीइंग। अगर इतने वर्ड आपको वर्ब के फॉर्म दिख जाए, अगर आपको वर्ब के फॉर्म दिख जाए, कितने 8 फॉर्म है बी के मैक्सिमम, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही बने क्या, एक बी खुद है ही, एक क्या है बेस फॉर्म, ये बी है, बेस फॉर्म हो गई बी खुद। अब देखो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट फॉर्म इज, एम, आर। पास्ट फॉर्म यानी सेकेंड फॉर्म वाज, वर, और इसकी थर्ड फॉर्म हो गई बीन, और फोर्थ फॉर्म जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला करते हैं अपन, वो हो गई बीइंग। अब आपको देखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सदैव बनानी है पैसिव करते टाइम, और इनमें से अपने को एक फॉर्म पिक करनी है। अगर वर्ब की फॉर्म प्रेजेंट में दी हुई हो तो आप इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म लगा दोगे। अगर एक्टिव वॉइस में पास्ट फॉर्म दी हुई है तो पैसिव बनाते समय आप वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दोगे, क्योंकि ये सब की सब क्या है, बी की फॉर्म ही है। अब बी प्रेजेंट फॉर्म में है या बी पास्ट फॉर्म में है, या आप एक्टिव वॉइस की वर्ब देख के पता करोगे, और फिर देखना आप डायरेक्ट थर्ड फॉर्म लगाई और आपका आंसर करेक्ट होने लग जाएंगे। देखो चलते हैं अभी इसी क्वेश्चन पर, अपन अपने को पैसिव बनाना है ना। अब देखो यहां पर आ जाओ, ऑल हिज रिलेटिव्स, ऑल हिज रिलेटिव्स ये हो गया सब्जेक्ट। अप्रूव्ड ऑफ, वैसे तो वर्ब अप्रूव्ड तक है बट ऑफ इसके साथ ही है तो इसको अपन ऐड कर लेते हैं, ये हो गई वर्ब। हिज डिसीजन ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखो आपको नॉर्मल पता है कि अपन एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया जाता है, और वर्ब में क्या करते हैं बी प्लस थर्ड फॉर्म, अभी भी मैंने बताया। तो पहले तो आप यही चेक कर लो
सबसे पहले आप चेक करो टेंस कौन सा होता है, उसके बाद आप बी प्लस थर्ड फॉर्म को ट्रेस करो। तो यहाँ देखो टेंस कौन सा है, अप्रूव, सेकंड फॉर्म है। अप्रूव की कौन सी फॉर्म है, अप्रूव, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड। तो सेकंड फॉर्म कहाँ पर आती है, पास्ट सिंपल में आती है। कहाँ पर आती है, पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल टेंस हो गया तो आप क्या करोगे, एक्टिव में पास्ट सिंपल है तो पैसिव में ये तो पास्ट पर जाएगा ही नहीं, पैसिव। दोनों कैंसिल हो गए ना, दोनों कैंसिल हो गए भाई। ये पास्ट में है तो वापिस अपन प्रेजेंट में तो आने नहीं, पैसिव में। पैसिव में तो अपन आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, पीछे बैक होना ही नहीं है। सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट टेंस है। अब पास्ट टेंस है तो मैंने कहा था बी की फॉर्म देखना आप। पास्ट में बी की फॉर्म क्या आती है, वोज और वर। एक वचन के साथ वोज और बहुवचन के साथ वर। अब देखो यहाँ क्या बनाया, हिज डिसीजन। इसको क्या किस रूप में ले लिया, सब्जेक्ट के रूप में, हिज डिसीजन। डिसीजन एक वचन है तो क्या आएगा, वोज। इसमें भी वोज है और इसमें भी वोज है, यहाँ तक सही है। अब देखो अप्रूव्ड ऑफ, ये देखो बी की फॉर्म आई ना, वोज, क्योंकि पास्ट टेंस था। कौन सा टेंस था, पास्ट था। तो वर्ब की फॉर्म भी कौन सी लेनी है अपने को, पास्ट फॉर्म ही लेनी है बी की। अगर यहाँ प्रेजेंट अप्रूव होता, क्या होता, अप्रूव, तो अपन यहाँ क्या ले लेते, इजेएमआर में से ले लेते। अब पास्ट टेंस है तो अपन भी बी की कौन सी फॉर्म ले लेंगे, पास्ट फॉर्म ले लेंगे। या आपके इतना भी याद नहीं रहे तो आपको ये पता है पास्ट सिंपल टेंस किस में चेंज होता है, वोज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वो जो घिसा पिटा रटाया हुआ अपना फॉर्मूला दिमाग में है वो याद ले लो। चाहे आप वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। वैसे घिसे पिटाए फॉर्मूले काम में लेने नहीं अपने को क्या काम में लेना, बी प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट टेंस है तो पास्ट की बी प्लस थर्ड फॉर्म, वोज अप्रूव्ड। अब इसमें भी क्या लिखा हुआ, वोज अप्रूव्ड। अब आगे आते हैं अपन। देखो मैंने क्या कहा था, ये इसके साथ है तो ये इसी के साथ ही रहेगा, अप्रूव्ड ऑफ। और लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट को अपन क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट, बाई ऑल हिज रिलेटिव्स। देखो कितना इजी रहा। दो तो वैसे उठ गए प्रेजेंट के कारण, एक ये किसके कारण उठ गया, इसमें ऑफ नहीं आया, अप्रूव्ड ऑफ नहीं आया ना, ऑफ नहीं आया तो इस कारण उठ गया। तो ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैंने भले ही समझाने में इतना टाइम ले लिया पर बहुत ज़्यादा इजी है। क्यों है, ये साथ थोड़ा मैट्री उड़ा दिया इसने। बाकी तो यहाँ पर थोड़ी सी माथापच्ची हो रही थी बट इसने यहाँ के आपका काम और भी इजी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अपने को क्या करना है, वर्ब की करेक्ट फॉर्म देखनी है। टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस, खाली जगह में वर्ब की करेक्ट फॉर्म। जैसे मैंने मैनी और मैनी ए वाला बताया था ना, और वहां पर एग्रीमेंट करवाया था, वैसे अपने को एग्रीमेंट देखना है। तो यहां पर लिखा हुआ ईच ऑफ द बॉयज, एक ही फ्रेज है, ईच ऑफ द बॉयज खालिस्तान है, आस्क टू कंट्रीब्यूट टू द फेमीन रिलीफ फंड। फेमीन रिलीफ फंड यानी अकाल राहत कोष। देखो हिंदी इसलिए लिख रहा हूं मैं कि आपकी वोकेब बढ़े। अकाल राहत कोष, अकाल राहत कोष। फेमीन रिलीफ फंड में प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वो कंट्रीब्यूट करने के लिए उससे पूछा गया। अब देखो आप, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब आप पहले तो ये चेक करो, ईच ऑफ द बॉयज, प्रत्येक लड़कों में से एक को, कितने को, ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से प्रत्येक को। इसका शाब्दिक अर्थ देखो, ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से प्रत्येक को, मतलब एक बंदे की बात हो रही है। हेडवर्ड इसमें क्या है, ईच है। हेडवर्ड क्या है इसमें, ईच। तो कनेक्शन कहाँ से होएगा, ईच से होएगा। ईच सिंगुलर के रूप में माना जाता है सदैव। इस प्रकार की स्ट्रक्चर आ जाए ना ईच के साथ, तो वो सदैव ईच को हेडवर्ड मान के, और अगर हेडवर्ड ईच है तो सिंगुलर फॉर्म काम में लेंगे अपन। कैसी फॉर्म, अब देखो आप, सिंगुलर फॉर्म तो इसमें इतनी दे रखी है, केवल एक अपन ने एलिमिनेट किया है। वॉज भी सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है, और हैज भी क्या है, सिंगुलर है। तो अपन फिर आगे बढ़ेंगे, सेंस की तरफ आएंगे। सेंस क्या कह रहा है, ईच ऑफ द बॉयज, प्रत्येक लड़के से क्या किया गया, आस्क्ड, पूछा गया, प्रत्येक लड़के से पूछा गया, टू कंट्रीब्यूट टू द फेमिन रिलीफ फंड, अकाल राहत कोष में आप कंट्रीब्यूट करोगे या नहीं करोगे, ये प्रत्येक लड़के से पूछा गया।
तो देखो इसमें हैज तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर बन रही है। क्या बन रही है? पैसिव स्ट्रक्चर बन रही है। भाई प्रत्येक लड़के से पूछा गया, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट तो खुद काम कर ही नहीं रहा है, कोई दूसरा कर रहा है। कोई दूसरा काम कर रहा है तो वहां पर सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होएगा, तो क्या एक्टिव होएगा फिर? वहां पर ऑब्जेक्ट की प्रोमिनेंसी होएगी, और जहां ऑब्जेक्ट की प्रोमिनेंसी होती है वहां पर पैसिव वॉइस होता है। और पैसिव वॉइस में मैंने बता रखा है कौन सी वर्ब की फॉर्म काम आएगी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम आनी है। तो देखो हैज तो बी है ही नहीं, और ये किस कारण कट गया, प्लूरल के। अब इज और वोज बचा, तो इसमें दोनों ही आ सकते हैं, इज भी आ सकता है और वोज भी आ सकता है, पर ज्यादा बेटर वोज रहेगा। क्यों रहेगा? इसका कारण है, मैं बता रहा हूं। अगर अपन ने यहाँ इज कर दिया, अगर अपन ने क्या कर दिया, अगर अपन ने यहाँ इज भर दिया, तो क्या होगा कि प्रत्येक लड़के से जो अकाल राहत कोष है उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए पूछा जाता है। इसका हिंदी अनुवाद ये बनेगा। और अगर अपन ने वोज भर दिया, क्या भरा, अपन ने भर दिया वोज, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या बनेगा कि प्रत्येक लड़के से अकाल राहत कोष में कंट्रीब्यूट करने के लिए पूछा गया। अब बताओ आप कौन सा बेटर, पूछा जाता है या पूछा गया? देखो कई बार कोई ट्रेजेडी हो गई तो अकाल राहत कोष में डोनेट करने के लिए अपने से पूछा गया कि आप भी करोगे, आप भी करोगे, तो किसी ने हाँ भर दी, किसी ने नहीं भरी, तो ये ज़्यादा बेटर है। इसका स्ट्रक्चर भी सही है और इसका फंक्शन भी सही है। बट अगर अपन इज करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर तो एकदम सही है, पर ये फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कि प्रत्येक लोगों से क्या किया जाता है, अकाल राहत कोष में फंड जमा करवाने के लिए पूछा जाता है। तो ये तो एज ए यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन टाइप की बात हो गई। क्या बार बार ऐसा किया जाता है? क्या कहीं पर छोटी ट्रेजेडी हो गई तो वहां पर ऐसी चीज पूछी नहीं जाती है? इस बार ट्रेजेडी हो गई, हो सकता है 5 साल बाद हो तो 5 साल बाद पूछा जाए, तो ऐसे कोई कंटिन्यूटी नहीं है इसकी, ये रूटीन में काम नहीं हो रहा है। इस कारण इसका प्रेजेंट में यहाँ पर इज भरना फंक्शनली रॉन्ग माना गया है। आरपीएससी ने भी इसको प्रेफर किया वोज को। बाकी इज को अपन भर देंगे तो स्ट्रक्चरली गलत नहीं है, पर फंक्शनली ये गलत माना जाता है। इसलिए इसका ये करेक्ट आंसर क्या होएगा, वोज ही होएगा। सेंस नाम की भी कोई चीज हुआ करती है, सेंस किससे निकलता है, वोज से ही निकलता है सही सेंस। बाकी तो हैबिचुअल एक्शन बन जाएगा अगर इज पर चले जाएंगे तो, इसलिए इज को प्रेफर नहीं किया गया है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था इसलिए मैंने टाइम लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। द करेक्ट एंटोनिम, एंटोनिम तो होता है विलोम शब्द। क्या होता है? विलोम। देखो यहाँ पर इस प्रकार के वर्ड भी आ सकते हैं, अपोजिट, OPPOSITE। क्या लिखा हुआ आ सकता है, क्या लिखा हुआ आ सकता है भाई? देखो OPPOSITE, ऑपोजिट भी आ सकता है, एंटोनिम भी। एंटो यानी एंटी प्लस निम, निम मानी नेम, विपरीत में जो नेम होएगा उसको क्या बोलेंगे, एंटोनिम। अब एंटोनिम किसका पूछा है? जो देखो इस कोमा ये है ना ऊपर वाले, इनमें जो बंद है इस शब्द का एंटोनिम करना। एनाइग्मा, क्या लिखा हुआ है? एनाइग्मा का अर्थ होता है उलझन, उलझन या परेशानी, या फिर क्या बोलेंगे अपन, ये सॉरी परेशानी नहीं, उलझन या रहस्य। क्या होएगा? रहस्य। उलझन बोल दो, रहस्य बोल दो, पहली बोल दो। अब देखो आप, ये क्या हो गया, ये हो गया इसका एंटोनिम पूछा, एनाग्मा का एंटोनिम पूछा गया यार यहाँ। फ्राइटन्ड माने भयभीत। मैं एक बार हिंदी बता देता हूँ आपको। फ्राइटन्ड माने भयभीत। एनर्जी माने ऊर्जा, एनर्जी माने ऊर्जा। मिस्ट्री माने रहस्य, मिस्ट्री माने रहस्य। और क्लैरिटी माने स्पष्टता, क्लैरिटी माने स्पष्टता। अब बताओ आप क्या होएगा, बताओ भाई। देखो उलझन का भयभीत तो होएगा ही नहीं, एंटोनिम्स। एनर्जी माने ऊर्जा, ये भी नहीं होएगा। रहस्य खुद इसका क्या है, सिनोनिम्स है। अगर यहाँ वो सिनोनिम्स पूछ लेता ना, एनाइग्मा का सिनोनिम्स पूछता तो अपन क्या भर देते, रहस्य। बट वो क्या पूछ रहा है, एंटोनिम्स, तो इसका क्या हो जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगा, स्पष्टता है। कोई भी उलझन नहीं है, कोई भी रहस्य नहीं है, क्या है, क्लैरिटी आ रही है। तो ये तो इसका हो गया एंटोनिम्स। अगर सिनोनिम्स की बात आती तो अपन क्या भर देते, मिस्ट्री भर देते। दो चीजें मैंने एक साथ बता दी, मिस्ट्री माने रहस्य।
नेक्स्ट, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। क्या करनी है? टेंस की करेक्ट फॉर्म भरनी है। न्यू साइकिल रूट्स, न्यू साइकिल रूट्स यहां से पकड़ो आप, न्यू साइकिल रूट्स एंड स्पीड लिमिट्स, स्पीड लिमिट्स ऑन सेलेक्टेड रूटीन, चयनित मार्ग, रूट माने मार्ग और रूट्स माने मार्गों, बहुवचन है। अब देखो क्या भरवा रहा, न्यू साइकिल रूट्स, यहाँ पर ये कैसी स्ट्रक्चर है भाई, कैसे नाउन है, प्लूरल है, कैसी है, प्लूरल यानी बहुवचन। और स्पीड लिमिट, ये लिमिट्स देखो ये भी कैसी हो गई, प्लूरल हो गई। अब देखो प्लूरल हो गई तो इनके बाद वर्ब भी कैसी आएगी भाई, मैंने वहां बताया था ना एग्रीमेंट के टाइम पर कि अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर की आएगी, और अगर नाउन कैसी है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो आप देख लो दोनों जगह प्लूरल है, तो आप क्या चूज करोगे, प्लूरल वाली वर्ब चूज करोगे। देखो हैज किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ, इज किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ, आर किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ, और हैव किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ। तो देखो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए ना। अब आप बढ़ो आगे, यहां पर अगर अपन ने आर बीइंग बिल्ट भर दिया यहां तक तो ठीक है, बट ये देखो वापिस क्या है, लिमिट्स, तो ये प्लूरल है और यहाँ हैज क्या दे रखा है, सिंगुलर। आपको अगर हिंदी अनुवाद नहीं भी आ रहा है तो आप इनको सिंगुलर प्लूरल करते हुए एलिमिनेट कर गए। और इसमें देखो हैव बीन बिल्ट, ये प्लूरल है, और हैव बीन रिड्यूस्ड यानी कम किया गया, बिल्ट माने निर्माण किया गया, तो ये दोनों प्लूरल है। तो सही इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। अब देखो एलिमिनेशन मेथड से आपको आ रहे हैं ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड क्या दे रखे हैं हिंदी के, संपुष्टि करना। मैंने कहा था ना कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसा जो वोकेब वर्ड आएगा, टेक्निकल टर्म्स है, ग्लोसरी है, वहाँ से क्वेश्चन उठाया हुआ है, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी मैं आज तक जितनी भी एग्जाम में आए हैं उनका अलग से एक PYQ सीरीज लेके आऊँगा, एक अलग वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें आपको ग्लोसरी करवाई जाएगी। अब देखो इसको करवाते हैं अपन, संपुष्टि करना, इसका होता है कोरोबोरेट, कोरोबोरेट का अर्थ होता है संपुष्टि करना। क्या होता है, संपुष्टि करना, कोरोबोरेट मीन्स संपुष्टि करना। एक होता है कंपल्सरी, कंपल्सरी माने अनिवार्य, कंपल्सरी माने अनिवार्य। एक होता है ऑफिशियल डेकोरम, ऑफिशियल डेकोरम, ऑफिशियल यानी होता है ये कार्यालय संबंधी, कार्यालय, कार्यालय संबंधी शिष्टाचार, संबंधी शिष्टाचार, शिष्टाचार, ये हो गया। एक देखो ये और दे रखा भाई, इमोल्यूमेंट्स, इसका होता है इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स का क्या होता है, प्रिलब्धियां, प्रिलब्धियां, क्या होता है, प्रिलब्धियां, सिंपल भाषा में बोले तो उपलब्धियां। बट आपको एग्जाम में क्या मिलेगा, ये मिलेगा प्रिलब्धियां, आपको क्या नहीं मिलेगा, उपलब्धियां नहीं मिलेगा वहां पर। इमोल्यूमेंट्स यानी प्रिलब्धियां, कोरोबरेट माने संपुष्टि करना, कंपल्सरी जैसा अनिवार्य, ऑफिशियल आप समझ जाओगे कार्यालय या सरकार संबंधी, डेकोरम यानी साज सज्जा की हुई, शिष्टाचार किया हुआ, इस प्रकार के वर्ड आप इजीली समझ जाओगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रेपोजिशन, क्या करना है, करेक्ट प्रेपोजिशन ढूंढना है फॉर द ब्लैंक, खाली स्थान में। अब यहाँ ये क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू गो अब्रोड, इफ यू वांट टू गो अब्रोड यू मस्ट बी, आपको क्या करना होगा, possessions ऑफ ए वैलिड पासपोर्ट, आपके पास क्या होना चाहिए, एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। अब देखो अब ये क्वेश्चन भी क्या है, एक फिक्स प्रेपोजिशन में आया हुआ है, यहाँ पर रूल रेगुलेशन काम नहीं करेंगे। अगर फिक्स प्रेपोजिशन आपके याद है, बार बार आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो ये सही हो जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत कम है। देखो मैं करवा देता हूँ, इफ यू वांट टू गो अब्रोड, अगर आप अब्रोड जाना चाहते हो तो क्या होएगा, यू मस्ट बी, आपको क्या करना होएगा, आपके पास क्या होना चाहिए, एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। तो देखो एक ऐसी फ्रेज बनती है, इन पजेशन ऑफ, इन पजेशन ऑफ, ये फ्रेज है। इन पजेशन ऑफ का अर्थ होता है नियंत्रण में होना, क्या होता है, नियंत्रण, नियंत्रण, नियंत्रण
में होना या पास होना यानी खुद के पास होना, या स्वामित्व उसके ऊपर क्या होना चाहिए, स्वामित्व होना, ये चीजें होती है इसकी। इन पोजेशन ऑफ का अर्थ क्या होता है, नियंत्रण में होना, स्वामित्व में होना, या उसके ऊपर क्या होना, कब्जा होना। इस प्रकार का कोई भी एक मीनिंग दे रहा है तो अपन क्या करेंगे, इन भर देंगे। देखो अगर आप अब्रोड जाना चाहते हो, विदेश, अब्रोड माने क्या होता है, विदेश। अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो क्या होएगा, आपके पास क्या होना चाहिए, एक वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके नियंत्रण में होना चाहिए, मतलब मेरे पास, मेरा पोजेशन, मेरे अधिकार में होना चाहिए। इन पोजेशन ऑफ फ्रेज है, ये याद कर लेना आप, इन पोजेशन ऑफ यानी पास में होना, नियंत्रण में होना। देखो क्या आ रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, पिक द करेक्ट डायरेक्ट सेंटेंस। क्या करना है, डायरेक्ट सेंटेंस पिक करना है फॉर द फॉलोइंग इनडायरेक्ट सेंटेंस। अब की बार देखो ट्रिकी क्या है, पहले जो एग्जाम हुआ करती थी आज से 5-7 साल पहले, उनमें क्या आता था, डायरेक्ट वाक्य दिया हुआ रहता था और इनडायरेक्ट बनवाया जाता था। और अब क्या होता है, आजकल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी बनाते हैं और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी बनाते हैं। तो देखो क्या पूछा है, पिक आउट द करेक्ट डायरेक्ट सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट दे रखा है और क्या करवा रहा है, डायरेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है। अब देखो, आई आस्क्ड हिम इफ यू न्यू माई नेम। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा, आपको सेंटेंस आइडेंटिफाई करना होगा। देखो आस्क्ड वगैरह कहते हैं जहां इनडायरेक्ट में क्या होता है, देखो डायरेक्ट और इधर दे रखा है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में तो क्या आता है, सैड टू, और इनडायरेक्ट में क्या आता है, इनडायरेक्ट में अपन क्या बनाते हैं, फिर आस्क्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सैड टू का आस्क्ड। अगर सेंटेंस कैसा होता है, इंट्रोगेटिव होता है। तो सेंटेंस कैसा होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर डायरेक्ट में होता है तो इनडायरेक्ट में अपन क्या बनाते हैं, आस्क्ड। अब देखो इनडायरेक्ट तो उसने दे ही रखा है, इनडायरेक्ट क्या कर रखा है, दे रखा है। तो अपन आस्क्ड से किधर चले जाएंगे, फिर डायरेक्ट में आएंगे तो सेड में आ जाएंगे। भाई इसने क्या कर रखा है, देखो डायरेक्ट में सेड टू होता तो इनडायरेक्ट में आस्क्ड बनाते हैं, बट इसने इनडायरेक्ट तो दे ही दिया है, इनडायरेक्ट दे दिया तो आस्क्ड इसने दे रखा है। तो अपन वापस डायरेक्ट में आएंगे तो अपन किस में आएंगे, सेड टू में आएंगे। चलो यहां तक तो आते हैं एक बार। देखो आई सेड, आस्क्ड है ना, आई सेड, पर सेड टू बनेगा, ये गलत हो गया। आई सेड टू हिम, ये स्ट्रक्चर सही है। आई आस्क्ड, आस्क्ड का वापिस आस्क्ड थोड़ी बनेगा, नहीं बनेगा। आई से, ये तो कहीं भी कतई भी सही नहीं है, कतई सही नहीं है। आस्क्ड, आस्क होता तब अपन विचार करते हैं इस पर, आस्क्ड ईडी है तो अपन इधर सेड में जाएंगे। अब देखो आस्क्ड वाली स्ट्रक्चर गलत हो गई और से वाली हो गई और ये हो गई। अब बची है कि स्ट्रक्चर अपने सामने, अपने पास करेक्ट स्ट्रक्चर ही क्या बची है, एक बची है। केवल आपको बेसिक्स भी अगर आ रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का तो आप यहाँ से सही कर लोगे। क्या करोगे, आई सेड टू हिम, एकमात्र स्ट्रक्चर सही है, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको, यहाँ से करेक्ट हो रहा है। देन अपन आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव। अब की बार क्या करवा रहा है अपने से, करेक्ट पैसिव फॉर्म चूज करनी है। देखो वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, बट मैं आपको ये मान के करवा रहा हूँ कि आपकी बेसिक्स बहुत कमज़ोर है, आप अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, आपको इंग्लिश छोड़े बहुत दिन हो गए और विगत वर्ष के पेपर में भी आपका इंग्लिश का स्कोर बहुत ही पुअर रहा था। इसलिए मैं 1 बाय 1 करके धीरे धीरे एलिमिनेशन मेथड भी लगा के और बेसिक रूल बता के करवा रहा हूँ। हो सकता है कि वीडियो लेक्चर 1 घंटे से ऊपर चला जाए, तो आप घबराना मत, अपनी इसको स्पीड के अकॉर्डिंग उसको 1.5-2 या जो भी 1.25 में करके आप देख सकते हो। जिनका बेसिक्स है और जिनका बेसिक्स कमज़ोर है वो इसी गति में देखेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, पैसिव फॉर्म। ही गेव ओवर द होल प्रोग्राम टू द रिपोर्टर। ही सब्जेक्ट हो गया, गेव ओवर ये हो गई वर्ब, द होल प्रोग्राम ये क्या हो गया, यहाँ तक ये हो गया ऑब्जेक्ट, टू द रिपोर्टर ये अदर चीजें आ गई। अब देखो क्या पूछ रहा वो, पैसिव फॉर्म। दिमाग में एक ही चीज बिठा लो, सर ने क्या बताया था, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बराबर क्या होता है, पैसिव वर्ब होती है। क्या होती है, पैसिव वॉइस होता है, पैसिव फॉर्म होती है।
तो सबसे पहले तो आप बी प्लस थर्ड फॉर्म ही चेक कर लो। क्या चेक करोगे? बी प्लस थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, इसमें दे रखा है क्या? बी प्लस थर्ड फॉर्म गिव्स नहीं है ना, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। बी प्लस थर्ड फॉर्म बी है ही नहीं, है ये तो भाई बी में इज एम आर वॉज वर बीन और बीइंग आएंगे, तो बीन बीइंग इज एम आर है ही नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया। देखो मेरे वाला फॉर्मूला कितना काम कर रहा है, कर रहा है ना। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आओ जी, अब आओ आगे। अब इसमें दे रखा है एक तो इज गिवन बी प्लस थर्ड फॉर्म, एक दे रखा वॉज गिवन। अब अपना फोकस केवल यहीं रहेगा। अब देखो आप, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप एक्टिव वॉइस की वर्ब को पकड़ोगे। वर्ब जिस टेंस में है अपन बी की फॉर्म उसी टेंस में काम में लेंगे। अब देखो वर्ब कैसी है, गेव, गिव, गेव, गिवन। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गिव, सेकेंड फॉर्म गेव, एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन। क्या होती है? गिवन। अब पकड़ो यहाँ से, ये गेव कैसी फॉर्म है भाई? सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल, टेंस पास्ट सिंपल में है, तो वर्ब की फॉर्म भी पास्ट में पकड़ेंगे। किसकी? बी की फॉर्म भी पास्ट वाली पकड़ेंगे, और पास्ट वाली क्या होती है? वॉज और वर होती है। अब आ जाओ जी इधर, देखो ये क्या हो गई? इज हो गई। ये क्या हो गई? इज, क्योंकि ये प्रेजेंट की फॉर्म है, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब क्या बच गया? वॉज बच गया। वर, वर भी आता तो अपन एक वचन बहुवचन की तरफ जाते। प्रोग्राम, कार्यक्रम एक वचन है तो वॉज आ गई, वॉज गिवन ओवर टू ए रिपोर्टर। हो गया ना। केवल एलिमिनेशन करने से आपके ऑप्शन सही हो रहे हैं, हिंदी अनुवाद आपको आ ही नहीं रहा है। इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा आपका अगर आप पूरे PYQs भी कर लोगे तो भी, आप पूरे PYQs भी कर लोगे तो भी डर खत्म हो जाएगा। देखो बिना हिंदी अनुवाद के और बिना पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन में गए ही केवल एलिमिनेशन कर कर आके भी अपन सही कर रहे हैं। आओ जी आगे आओ। पिक आउट द करेक्ट कनेक्टिव्स। अपने को क्या लाना है? करेक्ट कनेक्टिव लाना है। कनेक्टिव यानी जो दो चीजों को, दो वर्ड, दो फ्रेज या दो क्लोज है उनको आपस में जोड़ दे, उसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिव्स बोलते हैं। टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस, खाली जगह में जो करेक्ट कनेक्टिव है उसको लाना है। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। ही डजंट बिहेव वेल, उसका व्यवहार कैसा नहीं है? वो अच्छा व्यवहार नहीं करता है। वेल माने अच्छा, वह अच्छा व्यवहार नहीं करता है। हो गई एक क्लोज। नेक्स्ट है ही हॉप्स टू गेट वोट्स, और उसे यह आशा भी है, उसे क्या आशा रहती है कि मुझे अच्छे वोट मिले, मुझे वोट भी मिल जाएंगे। मतलब मेरा व्यवहार भी अच्छा नहीं है और मुझे वोट भी मिल जाएंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो बताओ विचारधारा विपरीत हुई कि नहीं हुई? कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने वाली विचारधारा है कि मेरा व्यवहार तो अच्छा नहीं है परंतु मैं ये आशा करता हूँ कि मुझे वोट मिल जाए। तो कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधी या विपरीत विचारधारा वाले वर्ड अपने को ढूंढने। इनफैक्ट माने होता है वास्तव में। क्या होता है? वास्तव में। तो ये तो विरोधी विचारधारा नहीं है, कट हो गया। एल्स माने अन्य, एल्स माने अन्य। एक देखो नेवरदलेस, नेवरदलेस का होता है फिर भी या फिर के बावजूद, के बावजूद। एक है सो माने इसलिए। अब देखो आप लाओ जी, आप लेके आओ कौन सा वर्ड है जो विपरीत में आ रहा है। उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहता, उसके बावजूद भी, इसके बावजूद भी वो क्या आशा करता है कि उसे अच्छे वोट मिल जाए। नेवर द लेस। यहाँ पर थोड़ी वोकेब की बात है पर ये वर्ड इतने हार्ड नहीं है, रोज कॉमन बोलचाल की भाषा के ही वर्ड है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस। अपने को क्या चूज करना है? इनडायरेक्ट सेंटेंस चूज करना है। मतलब नीचे वाले क्या है? इनडायरेक्ट सेंटेंस है नीचे वाले, इनमें से चूज करेंगे ना। फॉर द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस, जो नीचे डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है ना, फॉलोइंग यानी जो जस्ट नीचे दिया हुआ है, ये तो है डायरेक्ट। और अपने को क्या करना? इनमें से इनडायरेक्ट चूज करना। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो अपन कर ही लेते हैं, लफड़ा तो वहां था जहां इनडायरेक्ट से डायरेक्ट या पैसिव से एक्टिव बनवाया जाता है। तो वो अपन क्या करेंगे आगे देखेंगे। एक बार आप यहां जाओ। सी सेड हु इज, देखो ये क्या है? ऐसा इज, हु इज द बेस्ट प्लेयर। और स्ट्रक्चर कैसी है भाई? इंट्रोगेटिव। कैसी है? मैंने क्या कहा था, जैसे ही सेंटेंस है सबसे पहले आप ये चेक करो अफर्मेटिव है या इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव है या इंपेरेटिव है, कैसा भी है।
कैसा निकला ये? इंट्रोगेटिव निकला। इंट्रोगेटिव निकला तो अपन क्या काम में लेंगे? आस्क्ड वर्ड काम में लेंगे। आरवी में क्या काम में लेंगे? आस्क्ड काम में लेंगे। तो देखो सेड से कैंसिल हो गया और टोल्ड आएगा ही नहीं इंट्रोगेटिव में, तो दो तो एलिमिनेट हो गए ना पहले ही। अरे दो तो ऐसे एलिमिनेट हो गए इसी से। आपको ये भी पता नहीं चल रहा ना कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो लास्ट में ये देख लो आप इंट्रोगेशन मार्क, यहां से तो पता चल रहा ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इतना बेसिक है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहां पर होता है तो वहां पर अपन आरवी में क्या करते हैं? इनडायरेक्ट बनाते टाइम आस्क्ड का यूज करते हैं। तो दो तो एलिमिनेट हो गए। अब आ जाओ जी, ही सेड, तो ही आस्क्ड मी एक दे रखा, ही आस्क्ड। अब देखो आगे एक रूल आता है कनेक्टर का। कनेक्टर क्या कहता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो आप इनडायरेक्ट बनाते टाइम कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का यूज करोगे। किसका? इफ का प्रयोग कर लोगे या वेदर का प्रयोग कर लोगे। बट अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो आप कनेक्टिव वर्ड के रूप में डायरेक्ट उसी WH वर्ड का यूज करोगे, न कि इफ या वेदर का। तो देखो स्टार्ट कहां से हो रही है? अगली क्लोज WH वर्ड से हो रही है, हु से हो रही है, तो अपन कनेक्टर के रूप में इफ का यूज नहीं करेंगे। किसका करेंगे? किसका करेंगे भाई? डायरेक्ट इसी का यूज करेंगे जो WH वर्ड दिया हुआ है। बस हो गए एलिमिनेट सब के सब। मैं केवल एलिमिनेशन से पूरे क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको, पूरे रूल एंड रेगुलेशन वाले। हाँ जो वोकेब वाले उनकी बात अलग होती है, वो याद करने पड़ेंगे। आप सिंपल सिंपल फॉर्मूले अप्लाई करके कि क्यों एलिमिनेट हो रहे हैं, इसका बेसिक क्या है, उससे ही क्वेश्चन कर पा रहे हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस। क्या करना है? पैसिव चूज करना। तो दिमाग में क्या आना चाहिए भाई? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देगा ऑप्शन को एलिमिनेट। दिमाग में क्या आना चाहिए? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आ जाओ जी क्वेश्चन पर। पीपल कंसिडर, लोग क्या समझते हैं? दैट ही गोट मोर देन वोट ही डिजर्व। पीपल कंसिडर, देखो इसको मैं वापस आइडेंटिफाई कर देता हूं। ये ऐसे होएगा, कैसे होएगा? पीपल तो हो गया सब्जेक्ट, पीपल तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। कंसिडर हो गई वर्ब, और बाकी पूरा का पूरा क्या बच गया? ऑब्जेक्ट बच गया। इसमें तीन ही चीजें, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। पीपल हो गया, लोग हो गए सब्जेक्ट, कंसिडर मानी समझना हो गई वर्ब, दैट ही गोट मोर देन वोट ही डिजर्व। लोग सोचते हैं या समझते हैं कि वो जितना डिजर्व करते हैं उससे भी उनको क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है। तो इस प्रकार ये एक यूनिवर्सल टाइप की बात हो गई, यूनिवर्सल टाइप तरीके की बात हो गई है। देखो जी, अब आप ये चीज देखो, पैसिव बनाना ना, पैसिव में बी प्लस थर्ड फॉर्म देखना। अपने को क्या देखना है? बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो पीपल कंसिडर, वर्ब तो ये है ना, ये थर्ड फॉर्म है क्या? कंसिडर्ड है क्या? नहीं है। और न बी आई, तो ये तो क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। बी प्लस थर्ड फॉर्म आया ही नहीं। अगला देखो, वोज कंसिडर्ड, वोज बी की फॉर्म है और कंसिडर कंसिडर्ड कंसिडर्ड, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गई। आगे विचार करेंगे, एक बार एलिमिनेट कर रहे हैं। ये भी है वोज कंसिडर्ड, वोज कंसिडर्ड, तो ये भी सही है। यहां पर भी पीपल कंसिडर, देखो बी भी नहीं है यार, थर्ड फॉर्म भी नहीं है, तो दो तो क्या हो गए? डायरेक्ट, दो तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गए। अब दो पर फोकस करते हैं, अगले नियम पर चलते हैं। अब देखो यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। देखो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा यहां पर क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बहुत भारी भरकम है। एंड वेट का प्रिंसिपल लगा हुआ है यहां पर। क्या? एंड वेट, यानी एंड बहुत भारी भरकम होता है, तो उसको अपन यूं का यूं सब्जेक्ट के रूप में नहीं लाके उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड रिप्लेस करते हैं, जैसे इट कर दिया अपन ने। तो ये तो हो गया, इतना इतना काम कर गया ये। दैट ही गोट मोर देन वोट ही डिजर्व, इसका स्थान किसने ले लिया? इट का। अब आ गई वर्ब, तो वर्ब कैसी है? प्रेजेंट की वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल की, प्रेजेंट सिंपल की वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म आई है, तो फर्स्ट फॉर्म आई तो प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है? मैंने क्या कहा था? प्रेजेंट टेंस है, तो बी की कौन सी फॉर्म लेगा? इज, प्रेजेंट वाली फॉर्म लेगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परंतु यहाँ पर तो इज एम आर दे ही नहीं रखा, नहीं दे रखा, तो अपने को तो बेस्ट आंसर चूज करना है। पास्ट वाले पर चले जाओ, पास्ट में क्या होता है? वोज और वर होता है, तो एक वचन है तो वोज आ गया। अब यहां से काम नहीं बनेगा। फिर देखो आप, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? कनेक्टर खुद दे रखा है खुद ने, दैट यहां भी है और दैट
यहां पर भी दे रखा है। अब आगे देखो आप, दैट ही गोट मोर देन वोट ही साउड। अब आगे आ जाओ जी आप, पैसिव वॉइस करवा रहा है ना। अब इसने क्या दे रखा है, ही हैड गोट, क्या दे रखा है, ही हैड गोट, बस यही लोचा है। क्यों, क्योंकि जो पास्ट सिंपल की फॉर्म दे रखी है ना, गेट गोट गोटन, वो चीज यहाँ हैड गोटन कब बनाती है, जब ये क्या होता है, नरेशन का टॉपिक होता है ना, नरेशन का, तब ये चीज बनती है। बट ये टॉपिक नरेशन का नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ फेल हो गई, फेल हो गई ना। ये टॉपिक किसका है, पैसिव वॉइस का है। और पैसिव कहाँ पर हो चुकी है, पहले ही यहाँ पर पैसिव वॉइस हो चुका, ऑलरेडी पैसिव वॉइस हो चुका। तो आगे स्ट्रक्चर क्या रहेगी, सेम की सेम रहेगी। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता तब ये स्ट्रक्चर काम की आती। बंदे ने दिमाग लगाया पैसिव वॉइस के बीच में, इसने इनडायरेक्ट की स्ट्रक्चर को छेड़ दी कि आप कंफ्यूज हो जाओ। बट डोंट बी कंफ्यूज, आपको क्या करना है, बी प्लस थर्ड फॉर्म पर फोकस करना है। और बी प्लस थर्ड फॉर्म का काम जब यहाँ पर हो चुका है ऑलरेडी, तो आगे क्यों छेड़छाड़ करते हो आप, डायरेक्ट वैसा का वैसा ही उतार दो आप। हो गया ना सिंपल, एलिमिनेशन मेथड से। नेक्स्ट, चूज द वर्ड विच डज नॉट हैव द सेम सफिक्स एज द रिमेनिंग 3। जो 3 इनमें से 4 में से 3 बचे हुए रहेंगे, उनके साथ तो सेम सफिक्स मानी प्रत्यय काम में लिया जाएगा, क्या, प्रत्यय। और एक के साथ अलग सफिक्स काम में आएगा। तो मैं एक सफिक्स और प्रेफिक्स की एक क्लास लेके आऊंगा, लगभग 1.5-2 घंटे की मैराथन क्लास। उनमें आए हुए PYQs और लगभग जो इम्पोर्टेंट और आपके दिमाग में पहले से बैठे हुए हैं, इस प्रकार के मैं ये जो सफिक्स और प्रेफिक्स की एक सीरीज लेके आऊँगा। तो अभी थोड़े टाइम लगेगा उसका, पहले PYQs करेंगे फिर ये लेके आएंगे। इधर देखो एक वर्ड लिखा हुआ हार्म, इसके साथ अपन जोड़ देते हैं फुल। एक लिखा हुआ कलर, इसके साथ जोड़ दिया फुल। एक लिखा हुआ नॉइज, इसके साथ भी फुल जोड़ते हैं। और थैंक के साथ भी क्या जोड़ते हैं, फुल। अब देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा ढंग से। इसका बन गया हार्मफुल, क्या बन गया, HRMFUL, हार्मफुल। हार्मफुल नहीं है ये हार्मफुल। यहाँ पर अकेले इसको क्या बोलेंगे, फुल, क्या बोलेंगे, अकेले में बोल देंगे फुल, बट साथ में जुड़ गया तो क्या बोला जाएगा, ये फल, हार्मफुल। इसी प्रकार ये क्या बनेगा, कलर, COLOUR, कलरफल, कलरफल। अब ये ऐसी स्ट्रक्चर कोई कुछ नहीं बनेगी, ऐसी स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। ये क्या नहीं बनेगी, नॉइज फल नहीं बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये नोइजी, क्या बनेगा, नोइजी, ऐसे बनेगा। फिर देखना, नोइज, NOISE प्लस Y, तो क्या बन गया, नोइजी। और ये बन जाएगा थैंकफल, थैंकफल। देखो नॉइज फल ऐसी कोई चीज नहीं होती है। तो ये अपने को क्या करना है, रिमेनिंग 3 से क्या होएगा, ये रिमेनिंग 3 से सेम नहीं होएगा। ये तो 3 तो सेम है, हार्मफुल, कलरफुल और थैंकफुल तो सेम है। और ये नॉइज है वो इनसे क्या है, अलग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, क्या करना है, टेंस की करेक्ट फॉर्म देखनी है। खाली स्थान में हाउ लॉन्ग, खाली स्थान है। यू वियरिंग ग्लासेस, ग्लास तो है चश्मे, वियरिंग मनी, वियर मनी पहनना। हाउ लॉन्ग, अब मैं बता देता हूं, पहले तो देखो एलिमिनेट करो आप। थोड़ा सा ये भी ट्रिकी सा क्वेश्चन है, अगर आप टॉपिक को ढंग से नहीं पढ़े हुए तो आपसे नहीं हो पाएगा। देखो फिर भी अपन ट्राई करते हैं। पहले आप आ जाओ, ये वर्ब की फॉर्म दी हुई है, सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, यू, ये दी हुई है वर्ब की फॉर्म, वियर। अब देखो वर्ब की मेन वर्ब, जो मेन वर्ब है उसमें ING कब जुड़ता है, जब कंटिन्यूस वाले टेंस होंगे तब। देखो ये कंटिन्यूस वाला है, R प्लस ING हो सकता है। हैज यू बीन, देखो हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, ये भी परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं, ये भी हो सकते हैं। एक ये हैड नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, हैड के बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अपन ने एक तो एलिमिनेट कर दिया। अब देखो मैं बताता हूं, ये यहां पर है, मेन चीज कहां पर है, हाउ लॉन्ग में। इस प्रकार की स्ट्रक्चर आ जाए ना, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, ये तो किस में आएगी, इंट्रोगेटिव में आएगी। किस में, इंट्रोगेटिव में। फिर एक जैसे आपको सिंस दिख जाए, या आपको फॉर दिख जाए, या आपको सिंस, व्हेन,
इस प्रकार की कुछ भी स्ट्रक्चर दिख जाए तो आप क्या करोगे, आप, तो आप किधर जाओगे भाई? इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है तो आप किधर जाओगे? आप परफेक्ट की तरफ जाओगे। किधर? परफेक्ट पर, सॉरी दोबारा लिखता हूं मैं, आप किधर जाओगे भाई? परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ जाओगे। किधर? परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ आप रुक करोगे। किधर रुक करोगे आप अगर आपको ये स्ट्रक्चर मिल गई, कौन सी स्ट्रक्चर मिल गई भाई आपको? हाउ लॉन्ग, सिंस, फॉर या सिंस व्हेन, इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको मिलती है तो आप किस टेंस की ओर रुक करोगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर जाना है। अब आ जाओ जी आप परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। देखो एक तो दे रखा है हैज बीन और एक हैव बीन, तो ये आर भी कैंसिल हो गई। अब इनमें से चूज कैसे करोगे? अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज बीन, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो हैव बीन। तो सब्जेक्ट यू के साथ क्या आता है? यू के साथ क्या आता है भाई? हैव आता है। क्या आता है? हैव आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई, काम की चीजें हैं ये प्रथम पेपर में भी आई हुई है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी ऐसे हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी, इस प्रकार के क्वेश्चन बैक टू बैक आए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन भी में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो काम की चीज है ये। हो सकता है अगली बार बंदा सिंस व्हेन दे दे या सिंस फॉर दे दे, तो फिर भी आपको क्या करना है? हैज और हैव की तरफ या हैड की तरफ या सेल हैव, विल हैव की तरफ भागना है। आ जाओ जी आगे आ जाओ। चूज द करेक्ट सेंटेंस, और ये टेंस के सेंटेंस दिए हैं, इनको करेक्ट चूज करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उच्च लेवल का क्वेश्चन है। थोड़ा सा मतलब जिनकी इंग्लिश नहीं पढ़ी है, टेंस वगैरह क्लोज का उनको नॉलेज नहीं है, तो उनसे ये शायद ही हुए, बट अपन इसका करने का प्रयास करते हैं और मैं तो आपको सोल्व करवाऊंगा। देखो क्या दिया हुआ इसमें, बिफोर यू नो इट, बिफोर से स्टार्ट हो रहे हैं पूरे सेंटेंस, देख लो आप। अब एक बार आप डायरेक्ट इधर आ जाओ, आप ज्यादा टाइम जाया नहीं है। देखो योर चिल्ड्रन विल हैव, विल आ रहा है, योर चिल्ड्रन विल हैव, योर चिल्ड्रन विल हैव और योर चिल्ड्रन विल हैव। जो मेन क्लोज है, मेन क्लोज में सब जगह कौन सा टेंस आ रहा है? बताओ भाई कौन सा टेंस आ रहा है मेन क्लोज में सब जगह? बताओ कौन सा आ रहा है? फ्यूचर आ रहा है। कौन सा आ रहा है भाई? फ्यूचर टेंस आ रहा है। देखो विल, विल, विल और विल, फ्यूचर टेंस आ गया मेन क्लोज में। अगर मेन क्लोज में फ्यूचर टेंस आता है और सामने सबऑर्डिनेट क्लोज टाइम क्लोज के रूप में हो, देखो बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, मैं लिख देता हूं, इस प्रकार के वर्ड आ सकते हैं। बिफोर, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, और भी जो टाइम बताने वाले शब्द है उस प्रकार के, जैसे नेवर है, इस प्रकार के शब्द जो टाइम बताते हैं वो अगर सबऑर्डिनेट क्लोज में हो, मेन क्लोज में फ्यूचर टेंस हो और टाइम बताने वाले शब्द कहां पर हो? सबऑर्डिनेट क्लोज में हो, तो सबऑर्डिनेट क्लोज सदैव किस टेंस में आएगी? प्रेजेंट टेंस में आएगी। किस टेंस में आएगी? सदैव प्रेजेंट टेंस में आएगी। कौन से टेंस में? प्रेजेंट में। कौन से टेंस में भाई? प्रेजेंट टेंस में आएगी। अगर मेन क्लोज फ्यूचर टेंस में हो और सामने सबऑर्डिनेट क्लोज टाइम बताती हो, तो सबऑर्डिनेट क्लोज हमेशा ही कौन से टेंस में आएगी? प्रेजेंट में आएगी। अब देखो प्रेजेंट टेंस यूज करो, विल फ्यूचर है ना, तो ये कैंसिल हो गया। ये सेल भी फ्यूचर है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आओ जी, बिफोर यू नो कौन सा टेंस है? नो, न्यू, नॉन, फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट सिंपल। कौन सा टेंस हो गया भाई? प्रेजेंट सिंपल है। यहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट। अब इधर आओ एक बार के लिए आप, यहां कौन सा टेंस दे रखा? बिफोर यू न्यू। देखो मैं लिख देता हूं KNOW फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म क्या होती है? KNEW न्यू, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? KNOWN नॉन। तो यहां पर कौन सी फॉर्म दे रखी है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और मैंने क्या कहा था? अगर फ्यूचर क्लोज, अगर मेन क्लोज फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लोज किस टेंस में आएगी? प्रेजेंट टेंस में आएगी। और यहाँ पर कौन सा टेंस दे रखा है भाई? कौन सा दे रखा है? पास्ट दे रखा है। तो ये भी क्या हो गया? एलिमिनेट। और एकमात्र सही ऑप्शन कौन सा बचता है? ऑप्शन नंबर 1 सही बचा। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन।
फिल इन द ब्लैंक स्पेस, खाली स्थान भरना है यूजिंग द करेक्ट कंपेरेटिव। यहाँ डिग्री पूछी गई है, डिग्री 3 होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। कौन सा पूछ रहा है वो? कंपेरेटिव डिग्री पूछी जा रही है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ऑफ द टू लैंग्वेजेस, दो लैंग्वेजेस, ऑफ द टू लैंग्वेजेस आई एम लर्निंग आई फाइंड इंग्लिश द। अब देखो एक नॉर्मल स्टेटमेंट अपन याद करते हैं कि जहां पर आर्टिकल द का यूज होता है वहां पर डिग्री कैसी काम में आएगी? सुपरलेटिव डिग्री काम में आएगी। जैसे इजी दिया हुआ, इजी, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कैसी डिग्री है? पॉजिटिव। इजी, इजी मानी सरल, इजियर मानी थोड़ा और सरल, ये हो गई कंपेरेटिव, COMPARATIV, ये कैसी डिग्री हो गई? कंपेरेटिव, तुलना करने वाली। और इजीएस्ट, ये हो गई सुपरलेटिव, सबसे ज्यादा सरल, बहुत ज्यादा सरल, बहुत नहीं सबसे ज्यादा सरल। इजी, सरल, और ज्यादा सरल और सबसे ज्यादा सरल। अब देखो रटा रटाया फॉर्मूला ये है कि जहां आर्टिकल द आता है वहां पर कौन सी डिग्री काम में आती है? द आती है। जब हम आर्टिकल पढ़ाते हैं तो ये बताते भी है कि सुपरलेटिव डिग्री आती है ना जहां पर आर्टिकल द आता है, जहां पर सुपरलेटिव डिग्री आती है वहां पर आर्टिकल द भरते हैं। अब की बार मामला उल्टा हो गया, आर्टिकल द आया तो अपन कौन सी डिग्री भरते हैं? सुपरलेटिव। बट सबसे बड़ी और ज्ञान की बात क्या है, ये द दिखते ही आंख बंद करके आपको सीधी सुपरलेटिव डिग्री नहीं भरनी है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, ऑफ द टू लैंग्वेजेस, जहां पर दो के बीच कंपैरिजन होती है, चाहे ऑफ द टू लैंग्वेजेस हो, ऑफ टू गर्ल्स हो, टू बुक्स हो, चाहे कोई भी हो, दो खेल के मैदान हो, दो देश हो, जब तुलना दो के बीच में होती हो तो भले ही आर्टिकल द आ जाए, डिग्री कैसी आएगी? डिग्री आएगी कंपेरेटिव ही, क्योंकि तुलना कितने के बीच हो रही है? दो के बीच तुलना होगी तो आर्टिकल द आएगा। तो भी अपन कौन सी डिग्री काम में लेंगे? कौन सी लेंगे? कंपेरेटिव। इस प्रकार का क्वेश्चन आरपीएससी हर एग्जाम में डालती है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी डाली हुई है, पहले एलडीसी आई थी उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन थे, नवोदय केवीएस में भी इस प्रकार के क्वेश्चन थे, एनवीएस में भी थे, बहुत सारे मतलब इस प्रकार के ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं जहां पर कंपेरेटिव डिग्री दे के साथ में द दिया जाता है और द दिखते ही अपन सब कुछ भूल भाल कर इसमें क्या कर देते हैं? सुपरलेटिव भर देते हैं। ये भरना नहीं है अपने को और भी देखना है कि ऊपर कंपैरिजन दो के बीच में हो रहा है, और जब दो के बीच कंपैरिजन होता है तो फिर डिग्री कंपैरेटिव ही भरी जाती है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एक्टिव सेंटेंस। क्या करना है? एक्टिव चूज करना है। अब की बार चूज द करेक्ट एक्टिव सेंटेंस फॉर गिवन, जो नीचे क्या दे रखा है? गिवन सेंटेंस क्या दे रखा है? पैसिव। दिया हुआ सेंटेंस तो कैसा है? पैसिव है। और चूज क्या करना है अपने को इनमें से? एक्टिव। अब की बार थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो पैसिव का मतलब क्या होता है? बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये तो अपन को दे रखा है। देखो द डोर्स मस्ट बी शट, शट 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 तीनों क्या होती है? थर्ड फॉर्म होती है। तो पैसिव दे रखा है। एक्टिव में आओ जी, अब आप एक्टिव में आओगे तो क्या होएगा? अब देखो अब क्या होएगा, देखते हैं अपन। मॉडल की अपन क्या करते हैं? पैसिव बनाते हैं एक्टिव से। तो फॉर्मूला ये होता है मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है पैसिव वॉइस। किसका? ये पैसिव वॉइस किसका होता है भाई? मॉडल का। किसका? पैसिव वॉइस किसका होता है? ये मॉडल का पैसिव वॉइस होता है ना। तब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन? मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आ जाओ जी आप, मॉडल यहाँ दे ही रखा है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो एक्टिव में जाएंगे अपन। तो एक्टिव में जाते टाइम अपने को क्या करना है? इस बी को रिमूव करना है, और मॉडल के बाद वर्ब की सदैव कौन सी फॉर्म रहती है? फिर जब अपन एक्टिव में आएंगे, मैं देखो दोबारा इसको रीऑर्गेनाइज कर देता हूँ। ये तो अपन ने पैसिव फॉर्मूला लिखा है, ये तो कैसा लिखा अपन ने? ये तो अपन ने पैसिव फॉर्मूला लिखा है जी। अब अपन आते हैं एक्टिव पर। अपन कहाँ आते हैं? एक्टिव में। एक्टिव में आएंगे तो क्या होएगा? मॉडल प्लस बी को उड़ा देंगे और वर्ब की बेस फॉर्म जिसको V0 बोलते हैं, या अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोल दिया करते हैं, तो वहां आएंगे। अब आ जाओ जी आप, अब आओ। देखो मॉडल तो मस्ट है तो मस्ट का मस्ट ही रखना है। ये एलिमिनेट हो गया, इसमें मस्ट है ही नहीं, इसमें मस्ट है ही नहीं।
इसमें मस्ट है ही नहीं, ये लो खात्मा हो गया पूरा ही, रूल पर जाना ही नहीं है। अब देखो मस्ट आ गया, क्या आ गया मस्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, बस यही काम हो गया, एलिमिनेशन से हो गया। आपको केवल इतना पता है कि मॉडल की एक्टिव वॉइस होती है तो नॉर्मल मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, उसको बी प्लस थर्ड फॉर्म करके क्या करते हैं, पैसिव बनाते हैं। अब पैसिव में बी प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, तो एक्टिव में अपन क्या करेंगे, वापस बी को एलिमिनेट कर देंगे और अपन मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म पर आ जाएंगे। हो गया बिना कुछ किए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। हिज चैम्बर इज द कॉरिडोर। चैम्बर होता है कमरा, चैम्बर क्या होता है कमरा, और कॉरिडोर होता है गलियारा, कॉरिडोर क्या होता है गलियारा। उसका जो चैम्बर है वो गलियारे में, देखो गलियारे के बारे में है क्या, नहीं है, गलियारे के अंदर गति करता हुआ है क्या, या 2 4 5 गलियारों के बीच में है क्या, गलियारे के सहारे, क्या है गलियारे के सहारे, सहारे है, गलियारे के सहारे है, उसका कमरा गलियारे के सहारे, इजी साक है। नेक्स्ट, प्रेफिक्स, प्रेफिक्स माने उपसर्ग, प्रेफिक्स क्या होता है उपसर्ग, अभी सफिक्स आया था ना, देखो इसमें एक जगह प्रेफिक्स आ गया, दूसरे पेपर में सफिक्स पूछ लिया। चूज द करेक्ट प्रेफिक्स टू इंडिकेट द एंटोनिम। प्रेफिक्स तो लगाना ही है, साथ में वो क्या होना चाहिए, विलोम होना चाहिए। एंटोनिम ऑफ द वर्ड अप्रोप्रिएटेड, अप्रोप्रिएटेड के एंटोनिम क्या होएगा, मिस अप्रोप्रिएटेड, क्या होएगा, अप्रोप्रिएटेड का उल्टा क्या होएगा, मिस अप्रोप्रिएटेड, मिस अप्रोप्रिएटेड, ध्यान रखना। जब मैं एंटोनिम वो पढ़ाऊंगा ना आपको प्रेफिक्स और सफिक्स, वहां पर ये सब के सब क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द सेज सेड, सेज होता है ज्ञानी, सेज क्या होता है ज्ञानी, ऋषि मुनि। द सेज सेड टू मी, ज्ञानी ने मुझे क्या कहा, वी आर मोर्टल, हम सब क्या है मोर्टल माने नश्वर है, हमारा नाश होना तय है। तो ये कैसी बात हो गई, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ये क्या हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य हो गई ये बात कि हम सब क्या है नश्वर है, नाशवान है, हमारा नाश होना तय है। तो देखो क्या पूछा, इनडायरेक्ट चेंज करना अपने को, क्या करना है इनडायरेक्ट। सेड टू किस में बदलेगा, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो, सेंटेंस कैसा है अफर्मेटिव है तो सेड टू किस में बदलेगा भाई, टोल्ड में बदलेगा, किस में बदलेगा टोल्ड में बदलेगा, बट टोल्ड तो यहाँ है ही नहीं तो सेड टू कैसा रहेगा, सेड टू ही रहेगा, सेड टू कैसा रहेगा सेड टू, ये ऑप्शन फर्जी हो गया, सेज टू में नहीं आएगा, क्या तो टोल्ड लिखेंगे या सेम का सेम ही रहेगा, तो ये तो हो गया कैंसिल, एलिमिनेट हो गया। द सेज सेड टू मी, सेड टू मी। अब क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कनेक्टर के रूप में क्या आएगा, देट आएगा, तो देट भी दे रखा है, ये भी सही है। अब आ जाओ आप, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होएगा तो वो सेंटेंस अपन क्या करेंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे, उसमें क्या नहीं करेंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे टेंस। तो देखो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ पास्ट है, तो ये खारिज हो गया ऑप्शन, ये एलिमिनेट हो गया, टेंस चेंज नहीं करना है। अब देखो ये टेंस प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, अब थोड़ा सा ये आ रहा है कि दे आएगा या वी आएगा। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो तो टेंस तो चेंज नहीं होएगा, बट अपन देखते हैं, देखो वी को, वी क्या है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होएगा, किसके अकॉर्डिंग होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कैसा है थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग तो क्या होएगा दे बनेगा। बट यहाँ दे आने पर वही बात है, फंक्शन सही नहीं होएगा, इसका सेंस सही नहीं निकलेगा, क्योंकि वो लोग मॉर्टल है, ज्ञानी कहते हैं कि वो लोग, वे लोग मॉर्टल, वे लोग कौन से, अरे अपन सब लोग ही मॉर्टल है। देखो इसका स्ट्रक्चर भले ही सही हो जाए पर सेंस सही आना चाहिए, स्ट्रक्चर भी सही आनी चाहिए और सेंस भी सही आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर भी सही है और सेंस भी सही है कि हम सब क्या है मॉर्टल है, लोग कहते हैं या ज्ञानी लोग ऋषि मुनि कहते हैं कि हम सब क्या है मॉर्टल है, यहाँ से सेंस आ रहा है। देव में क्या हो रहा है, देव में अपन तो इंक्लूड है ही नहीं, वे लोग कौन, वे लोग ऋषि मुनि कह रहे हैं कि सभी लोग, सभी में अपन भी आ गए, मैं और दूसरा मतलब बोलने वाला भी, इसलिए इंक्लूडिंग सेंस में वी को यहाँ क्या माना गया है, करेक्ट माना गया है। नेक्स्ट, 2-3 क्वेश्चन और है भाई, 2-3 क्वेश्चन और है, ज़्यादा टाइम नहीं, 5-4 मिनट में खत्म कर देंगे।
आई वेंट टू द स्टोर टू बाई ए नोटबुक। एक नोटबुक खरीदने के लिए मैं किधर गया? स्टोर की तरफ गया। अब देखो ये बहुत काम का है। कन्फ्यूजेबल वर्ड नाम का भी एक टॉपिक है। तो एक तो दे रखा है स्टेशनरी, एक स्टेशनरी। देखो ये स्टेशनरी, ये दो तो फर्जी बनाए हुए हैं, देखने में लग रहा है अगर आप थोड़े बहुत पढ़े हो। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ, स्टोर पर गया क्या करना है? नोटबुक। नोटबुक मतलब कॉपी किताब पेन पेंसिल लाने गया है। तो आप एक ट्रिक याद रखो, जहाँ पेन या पेंसिल की बात हो रही है, पेन या पेंसिल की बात हो रही है, वहाँ पर क्या आएगा? वहाँ पर ये स्टेशनरी आएगी। क्यों आएगी? देखो क्यों आएगा, इसका रीज़न नहीं, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? स्टेशनरी और पेन, स्टेशनरी और पेन या फिर पेंसिल, ऐसे याद रखो। कॉपी किताब से नहीं आएगा। ऐसे भले ट्रिक बनाने के लिए आप नोटबुक का भी ई मिला लो आप, पर पेन पेंसिल याद रखो। जहाँ पर पेन पेंसिल मिलती है उसको तो ये स्टेशनरी बोलते हैं, और यही लाना है अपने को। एक ये स्टेशनरी भी है, ये स्टेशनरी इसको बोलते हैं स्थावर। स्थावर रिलेटेड टू स्टेशन। स्टेशन होता है ना जहाँ पर अपन रुकते हैं, अपन स्थायी रहते हैं। स्थायी, स्थावर, स्थायी, स्थायी, स्थायी होता है जो भी। स्टेशन, स्टेशन होता है ना, स्टेशनरी, स्टेशनरी, स्थावर, जो जगह जगह पर नहीं घूमता, एक जगह रहता है, स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर। देखो ये ठीक वर्ड आएगा इसके लिए, स्थिर। सबसे बेस्ट तो इसका हिंदी यही है, स्थावर। टेक्निकल वर्ड इसका क्या है? स्थावर है। स्टेशनरी, स्थावर, स्टेशन है ना, स्टेशन। और ये दो क्वेश्चन हो रहा है भाई। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। पैसिव वर्ब मतलब क्या दिमाग में लेना है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो ये एक्टिव में दे रखा है, अपने को क्या करना है? पैसिव में ले जाना है। टेल हर टू मेक कॉफी फॉर मी। देखो डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेसिक फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया? इंपेरेटिव टाइप का हो गया। कैसा हो गया? इंपेरेटिव, आदेशात्मक टाइप का हो गया। टेल हर, उसे बताओ या उसे कहो, टू मेक कॉफी फॉर मी, मेरे लिए कॉफी बनाए। अब देखो इंपेरेटिव में या तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइस टू, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। तो इस प्रकार की कोई स्ट्रक्चर नहीं है। फिर इनको दूसरे टाइप में अपन लेट से बनाते हैं। कैसे? लेट, लेट लगा के। तो देखो जब यू आर ऑर्डर रिक्वेस्टेड इस प्रकार का आता तब अपन विचार करते, पर वो तो है ही नहीं। तो लेट से ये स्टार्ट नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, एलिमिनेट हो गया। अब देखो लेट का एक नियम होता है लेट के बाद सदैव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। कैसा केस? ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेट के बाद सदैव कैसा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। तो नीचे वाले में देखो लेट हर, सी हर, हर ऑब्जेक्टिव, लेट सी, सी तो सब्जेक्ट हो गया। तो स्ट्रक्चर ही गलत दे रखी है इसकी। बिना ऑप्शन पढ़े, बिना क्वेश्चन पढ़े ही अपन आगे गए, केवल और केवल एलिमिनेशन मेथड से इसको सही कर रहे हैं। और करेक्ट आंसर क्या है? सी। क्यों है? क्योंकि लेट के बाद सदैव कैसी फॉर्म आती है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, न कि सब्जेक्टिव। ठीक है जी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिए गए उनमें से करेक्ट भरना है। आई हिम न्यूयॉर्क इन 1986, दैट वॉज मैनी ईयर अगो। अगो आ रखा है, पर इस पर तो अपने को जाना ही नहीं, अपने को यहाँ तक फोकस करना है। फुल स्टॉप आ गया ना, फुल स्टॉप आ गया तो यहाँ तक अपन फोकस करेंगे। जहाँ पर देखो पास्ट की बातें आ रही है, 1986 हो, यस्टरडे हो, अगो हो, इस प्रकार पास्ट की चीज़ें आएगी तो कौन सा टेंस होएगा? कौन सा होएगा भाई? पास्ट सिंपल। कौन सा टेंस होएगा? पास्ट सिंपल। अब देखो पास्ट सिंपल की फॉर्म, मीट तो बेसिक फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है। और यहाँ पर कौन सी फॉर्म काम में लेनी है अपने को? पास्ट सिंपल मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, साधारण वाक्य नहीं है। हैव, हैव तो वैसे पास्ट की तरफ जा ही नहीं रहा है। हैड ये जा तो रहा है, परंतु अपने को केवल किसकी बात करनी है? सेकेंड फॉर्म की बात करनी है। और ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर होती नहीं है, तो ये भी गया। ऐसी तो स्ट्रक्चर ही नहीं होती है, इसलिए गया। ये प्रेजेंट का है और ये भी प्रेजेंट का है। अब आपको अगर पता है ना थोड़ा सा भी, अगर मीट की फॉर्म आती है आपको, मीट फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होती है मैट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? मैट। अब देखो सेकेंड फॉर्म लेना है तो अपने को क्या हो गई? मैट हो गई।
हाँ जी, अब देखो टोटल 25 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। 1 घंटे और 10 मिनट की अपनी क्लास बहुत लंबी रह गई है, हो गई है, बट मैंने भी क्या है इस तरीके से पढ़ाया कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है, आप इंग्लिश सब्जेक्ट से जुड़े नहीं हो, इसलिए मैंने 1 बाय 1 करके एकदम जो नीचे का बंदा है, जो पहली बार तैयारी कर रहा है, इंग्लिश से दूर दूर तक कोई वास्ते नहीं है, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्लास ली है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत स्पीड धीमी है तो आप इसको फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, बट डेफिनेटली आपके लिए ये क्लास बहुत ही वैल्यूएबल रहेगी और आगामी परीक्षा में इस प्रकार के आप फॉर्मूले अपना के एलिमिनेट करके आप एग्ज़ाम करेक्ट करोगे। और इंग्लिश का जो डर था आप उसको छेड़ते ही नहीं थे, 5 में से 5 नंबर जीरो लाते थे, ऐसा कुछ नहीं है। आप 3 नंबर तो नॉर्मली एलिमिनेट करके लाओगे, 1 नंबर थोड़ा सा मेहनत कर लोगे और पूरे 5 में से 5 लाने हैं तो फिर आपको वोकेब वगैरह भी याद करनी पड़ेगी। तो धन्यवाद, आज विदा लेते हैं।